दोस्तों नीट एग्जाम का जो डेट है वो 7 मई 2023 को है, जो 15 फरवरी यानी लगभग आज से 68 से 70 डेज बचा है, 70 डेज। तो इसमें हम किस तरह से रिवीजन को प्लानिंग करेंगे, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए, कितने टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए ताकि हम बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दे सके, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जितना टाइम आपके पास बचा है 70 डेज, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट टाइम उसका हम यूज करेंगे टेस्ट पेपर सॉल्व करने में और दूसरा पार्ट टाइम हम यूज करेंगे रिवीजन करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट पेपर सॉल्व करने में कौन सा टाइम कैसे कैसे यूज करेंगे। अब टेस्ट पेपर का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर जो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज बनाए जाते हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कोचिंगों द्वारा बनाया जाता है या फिर आप अपने कोचिंग में जो पढ़ते हो वहाँ पर भी बनाया जाता है। मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, इन 70 डेज में कम से कम आप 35 टेस्ट पेपर जुटा लो। चाहे आप बड़े बड़े कोचिंगों से डाउनलोड कर सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, उनसे खरीद सकते हो। ध्यान रहे 35 टेस्ट पेपर ऐसे होने चाहिए जो कंप्लीटली फुल सिलेबस के हों, ठीक है। मैं टेस्ट पेपर फुल सिलेबस की बात करूंगा और जो पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा वो तो आपका इंस्टीट्यूट, आपका ऑर्गेनाइजेशन कराएगा ही कराएगा। तो जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर फुल सिलेबस के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लेना है 35 जो फुल टेस्ट होगा, ठीक है। मैं फुल टेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर फरवरी चल रहा है तो आपके इंस्टीट्यूट का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि सारा सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया होगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है। उन 35 टेस्ट पेपर को एक टेस्ट पेपर आज करना है तो फिर कल नहीं करना है, फिर दूसरा टेस्ट पेपर नेक्स्ट डे करना है, यानी कि परसों, यानी कि हर टेस्ट पेपर को अल्टरनेट डे में आपको करना है, ठीक ना। तो पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है जो अल्टरनेट डे पे आप करोगे उसे समझते हैं। सबसे पहले आप उस पेपर के उस पार्ट को अटेम्प्ट करोगे जिस पार्ट पर कमांड आपका सबसे ज़्यादा हो। जैसे अगर आपका फिजिक्स में कमांड ज़्यादा है तो आप फिजिक्स को सबसे पहले करोगे, केमिस्ट्री का कमांड ज़्यादा है केमिस्ट्री को सबसे पहले करोगे, अगर आपको बायोलॉजी का कमांड ज़्यादा है तो बायोलॉजी पर सबसे पहले करोगे। तो चलो बात करते हैं, मान लो आपका फिजिक्स पर कमांड सबसे ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करोगे, अटेम्प्ट कैसे करोगे, इस बात को हम समझते हैं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखते हुए सॉल्व करेंगे। देखो, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को एक नज़र आपको देख लेना है। ऐसे आप पेज पलट के देखोगे, इस तरह से आप अगर पेज पलट के ऐसे देखोगे ना, तो आप ऐसे इस तरह से जो है ऐसे पेज पलट के देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो अगर आप पहले बड़े क्वेश्चन में उलझ गए जिसका आंसर तुम नहीं निकाल सकते तो आपका टाइम बर्बाद होता जाएगा। इस कदर से टाइम बर्बाद होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चन इजी है, फिर इसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चंस टफ है, इसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो उससे ज़्यादा टफ है। लेकिन ध्यान रखना, टाइम बहुत मायने रखता है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें विद इन टाइम, यानी कि विद इन 1 मिनट या फिर एवरेज टाइम जो होता है 1 मिनट 5 सेकंड, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें इतना टाइम में सॉल्व करना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो हर पॉइंट को रीड करना, चाहे उसमें दशमलव कहाँ पर है, एंड क्या है, इंड क्या है, एवरीथिंग, हर पॉइंट को याद, बहुत अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को मतलब को समझना। क्योंकि कई बार होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आता है लेकिन रीडिंग करते टाइम वो जो है अच्छे से रीड नहीं करते। जब अच्छे से रीड नहीं करते हैं तो उन्होंने जो समझा है क्वेश्चन में उसका उल्टा मतलब है। इट मीन्स जैसे दिया, कहीं पर दिया है कि स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स को रीड नहीं करते, तो ट्रू वाले को सही लगा के चले आते हैं। उस टाइम पर उनका ज़्यादा नुकसान होता है और वो आंसर 180 डिग्री एंगल पे गलत हो जाता है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप जिस भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे उसको बड़े बारीकी से पढ़ोगे, बहुत ही सावधानी से समझोगे, इस तरह रीड करोगे, कोई एरर नहीं होना चाहिए उसमें, आपके रीड करने में एरर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, जब क्वेश्चन को आप रीड कर लोगे तो आपके दिमाग में इतना आइडिया लग जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर मान लो एक क्वेश्चन कॉमन है, डाइपोल से रिलेटेड है, या फिर मान लो
कैपेसिटर से रिलेटेड है, या फिर मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन एनएलएम लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, इतना आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर के किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप सीधा आंसर दे दोगे, नहीं स्ट्रांग है थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, और भी ज़्यादा नहीं स्ट्रांग है तो छोड़ दोगे, नहीं जब समझ जाओगे नहीं आता है तो छोड़ दोगे। लेकिन मनमानी नहीं करोगे कि अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप उसको खूब ज़्यादा टाइम उसमें बर्बाद करो। ऐसा करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे का ही टाइम आपके पास होता है, ठीक है। इसके बाद जब आप कैलकुलेशन करने चलोगे तो ध्यान रखना कैलकुलेशन जो है 3 तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है कैलकुलेशन का, अगर आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप एक लाइन में अपने दिमाग से आंसर निकाल करके उसे फिलअप कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है शॉर्ट कैलकुलेशन, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उसी के साइड में ही दो लाइन पेन चलाया, 2 लाइन पेन चलाने के बाद आंसर निकल गया, फिलअप कर दिया। तीसरा तरीका होता है आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, आंसर निकालो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करने चलोगे ना तो कोशिश करना कि क्वेश्चन अगर छोटा है, ट्रिकी है, तो आप अपने दिमाग से डायरेक्ट उसका आंसर दे देना। अगर ऐसा नहीं है तो आप सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना जो बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं उसे आप अपना इतना स्ट्रांग बनाना कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आप उसको स्किप कर सको, कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी कि जैसे मान लो अगर हमने पहला लाइन सॉल्व कर दिया, दूसरा लाइन तीसरा लाइन हमें आता है तो हम चौथे लाइन पे सीधा पहुंच जाएंगे। तो स्किप करने से आपका टाइम बचेगा। जैसा कि मैं क्लास में बताता रहता हूं कि हाँ मैंने 3 लाइन स्किप किया, 4 लाइन स्किप किया, 5 लाइन स्किप किया, तुम लोगों को सिखाता रहता हूं, ऐसे ही आपको भी स्किप कर देना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप जैसे बोर्ड में सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बच्चों वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है कि हमने सॉल्व कैसे किया है, हमें आंसर तक पहुँचना है। चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे कपट से, चाहे जैसे पहुँचो, आपको आंसर तक पहुँचना है, क्योंकि आंसर ही आपको वहाँ पर दिया जाएगा। बाकी क्या प्रोसेस है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप सॉल्व करोगे, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप स्टेप को स्किप करके आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे 1 लाइन सॉल्व किया, 2 लाइन सॉल्व किया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां लाइन हमें समझ में आ गया तो हम उसे स्किप करके डायरेक्ट आंसर वाली लाइन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसे दिमाग में ही सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा आप करोगे, ठीक है। तीसरी बात, आप कैलकुलेशन को एररलेस बनाओगे। जो भी कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे ना, आप ये सोचोगे कि इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब वो पेपर को सॉल्व करते हैं तो इसी छोटी छोटी मिस्टेक करके आ जाते हैं कि जब वो घर पे आते हैं तो उन्हें बहुत पछतावा होता है, बहुत गिल्टी फील होता है। जैसे दशमलव जो है जीरो के दशमलव जो है जीरो के बाद 6 के बाद है, तो दशमलव उन्होंने 6 के पहले लिख दिया, आंसर गलत हो गया। या फिर मान लो 1/2 आ रहा है तो 1/2 को इन्होंने 2 लिख के फिलअप करके आ गए, आंसर गलत हो गया। ऐसे ऐसे बातें वो लास्ट में करते हैं। तो इन सब बातों से बचना। जब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगा हमें एररलेस कैलकुलेशन करना है, तो हमारा दिमाग अक्सर जो है गलत रीडिंग, गलत डायरेक्शन में जाने लगता है। तो आपके दिमाग में जब ये रहेगा हमें एररलेस कैलकुलेशन करना है तो जाहिर सी बात है एरर नहीं होगा, ठीक है। इस बात को तुम लोग बहुत सीरियसली लोगे और सॉल्व करोगे पेपर को। और जो भी आंसर्स आप निकालोगे OMR सीट में फिलअप करते टाइम बहुत बारीकी से फिलअप करोगे। आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस का A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है, C ऑप्शन सही है। ये बात को बहुत सावधानी से लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कैलकुलेशन कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन OMR सीट में अगर ऑप्शन C सही है तो ऑप्शन B भर के आ जाएंगे, ऑप्शन B सही है तो ऑप्शन D भर के आ जाएंगे, ऑप्शन D सही है तो ऑप्शन A भर के आ जाएंगे। सही भी भरते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर निकल जाता है ना, तो हमें लगता है अब तो हमें आ गया, अब हम नीट पा गए। ऐसे सिचुएशन में उनका दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो वो भूल जाते हैं एक्चुअल में हमें फिलअप क्या करना है, और वो गलत ऑप्शन फिलअप करके OMR सीट में चले आते हैं, इसलिए उनको -1 नंबर आ जाता है। तो इस बात का तुम ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले आपको रीडिंग बहुत अच्छे से करना है, केयरफुली करना है। दूसरी बात, आपको रिलेट करना है कि ये कहाँ से किस चैप्टर के किन कॉन्सेप्ट से आया है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तीसरी बात, कैलकुलेशन फास्ट करना है, जितना स्टेप हो सके उसे स्किप करो। और चौथी बात ये कि एररलेस कैलकुलेशन करना है। और पांचवी बात जो है OMR सीट में आपको परफेक्ट फिलअप करना है। तो 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे फिजिक्स के लिए, यही 5 स्टेप फॉलो करेंगे केमिस्ट्री के लिए, यही 5 स्टेप फॉलो करोगे आप बायोलॉजी के लिए, यकीनन आपका पेपर बेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप 1 पेपर करोगे, 2 पेपर करोगे, 3 पेपर करोगे, फाइनल नीट एग्जाम से पहले अगर आप कम से कम 35 पेपर अटेम्प्ट कर देते हो अल्टरनेट डे में ना,
तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आप पे कमांड हो जाएगा, आप समझ जाओगे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, एररलेस कैसे बनाना है, या फिर क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये सारी बातें आप 35 पेपर कंटिन्यू एक दिन के अंदर पर अगर आप करोगे ना, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टनेस आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए मैं ये बात आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो जो आंसर आपने निकाला है, बाद में जब आपने 3 घंटे के बाद पेपर दे दिया, तो उस आंसर्स को मिलाओ आंसर शीट से, हमारे कितने % सही है। तो जैसे मान लो एक फिजिक्स की बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस 45 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, उसमें से मान लो 35 क्वेश्चन सही है, उसमें से 5-7 क्वेश्चन गलत है, और मान लो 4-5 क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है। तो जो 35 क्वेश्चन सही है, अभी उनके कॉन्सेप्ट को साइड में रखो। अब जो क्वेश्चंस गलत है ना, उन पे पेपर का टाइम खत्म होने के बाद स्टडी करो कि ये क्वेश्चन क्यों गलत है। तो आप नोट्स देखो, बुक देखो, इसके बाद जो है आप क्वेश्चंस को सही से समझो, फिर से सॉल्व करो उन क्वेश्चन को। नोट देखोगे, बुक देखोगे, टीचर्स के नोट देखोगे, या फिर कॉन्सेप्ट देखोगे, फार्मूला देखोगे, क्या गलतियां तुमने किया, इस गलती को रियलाइज करो। इस गलती को रियलाइज करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों गलती किया, कहाँ गलती किया, पढ़ने में गलती हुई है, या ओमआर सीट फिल करने में गलती हुई है, या कैलकुलेशन में गलती हुई है, या हमें समझने में गलती हुई है। इन चारों प्रकार के 5 प्रकार की जो गलतियां हैं, इनको ढूंढो। तो जब आपको गलतियां मिल जाएगा, तो उन जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं उनको फिर से सॉल्व करो विद इन टाइम। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व रॉन्ग हुआ है, तो उन 10 क्वेश्चन पर गोला मार दो, टिक बना लो। तो उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस को, जब गलती आप सुधार लोगे, तो इन क्वेश्चंस को फिर एक बार 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे हमने सारे स्टेप्स बताए थे ना पीछे कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जा करके आप अच्छे से एक्सपर्ट तरीके से फाइनल नीट का एग्जाम दे पाओगे। यही तरीका आप बायोलॉजी में, यही तरीका आप केमिस्ट्री में भी अप्लाई करोगे। ठीक है, इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे पेपर में जो आप प्रैक्टिस पेपर यूज कर रहे हो 35 कि आपको आते ही नहीं। तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको फिर से देखो, आखिर वो क्यों नहीं आते। क्या उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तुम्हें पता नहीं है, क्या उनसे रिलेटेड जो थियरी है वो तुम्हें पता नहीं, उनसे रिलेटेड फार्मूला नहीं पता है। तो मान लो अगर आपको फार्मूला, कॉन्सेप्ट या थियरी नहीं पता है, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड थियरी को तत्काल नोट्स खोलकर, किताब खोलकर पढ़ो, समझो और उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो इसके बाद जब ऐसे ऐसे आप लगातार 35 डेज करोगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को आप टच कर पाओगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर ला पाओगे। क्योंकि फुल टेस्ट रहेगा, तो जाहिर सी बात है एक टेस्ट पेपर देने में आपका एक बार कंप्लीट सिलेबस के अच्छे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ 35 पेपर सॉल्व करते करते आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टनेस आ जाएगी, और उसी से लेकर के आप नीट के एग्जाम को एक अच्छे रैंक से क्रैक करके डॉक्टर बन सकते हो, और अपने पापा मम्मी का सपना भी पूरा कर सकते हो। तो ये चीज़ आप बात करोगे। अब इसके बाद हम इस बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो दूसरा टाइम है रिवीजन। देखो, तो जैसे अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, या फिर आप रूम लेकर के रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो मैं ये मान के चलूँगा कि 24 घंटे में, ठीक है, आपके पास कम से कम 15 छोड़ दो, कम से कम 12 घंटे आपके पास पढ़ने का टाइम होगा। क्योंकि मान लो अगर आप 6 घंटे तक सोते हो, और सुबह 1-2 घंटे आपके पास टाइम है, आप रेगुलर दिनचर्या हो गया, इसके बाद शाम को 1-2 घंटे टाइम है, रेगुलर दिनचर्या, खाना पीना, खाना फ्रेश वगैरह होना, तो आपके पास बचा पूरे 12 घंटे। अब जो 12 घंटे बचा है ना, उसे तुम कैसे यूज करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे। तो इन पर डे आपके पास 12 घंटे बच रहा है, 70 डेज आपके बचे, जिसमें से 3 से 4 घंटा जो है आपका टेस्ट पेपर सॉल्व करने में हर अल्टरनेट डे पे मिल रहा है, तो उसे तो यूज करोगे। लेकिन कुल मिला के जो आपका टाइम बच रहा है, एक दिन अगर आप देखोगे 2 घंटे, एक दिन आपके पास, अगर जिस दिन आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उस दिन आपके पास टेस्ट पेपर में 4 घंटे दे दोगे, फिर बचेगा 8 घंटे, और जिस दिन टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करोगे उस दिन आपके पास बचेगा 12 घंटे। तो यहां पर कुल मिला के 2 दिन के अंदर आपके पास 8 और 12 20 घंटे बच रहे हैं। ठीक है, अब इस 20 घंटे का कैसे रिवीजन करोगे ये बहुत जरूरी है। देखो, 2 दिन की बात कर रहा हूं, आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन में जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो, जैसे मान लो फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन आपके पास आता है, बहुत ज्यादा आप एक्सपर्ट हो, तो आप उसको कम रिवीजन करोगे। आप उसको सिर्फ उसका जो नोट्स होगा उसके एक सरसरी निगाह से, यानी कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेट हो करके उसे देख लोगे, तो ऑलमोस्ट उसे पकड़ लोगे, आ जाएगा आपको। ठीक है,
ये रिवीजन का जो पैटर्न है, अगर आपके पास 2 दिन के अंदर 20 घंटे बच रहे हैं तो आप इस 20 घंटे में जो है 6 घंटे आप उन सब्जेक्ट को दोगे जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और जब एक्सपर्ट हो, जैसे मान लो फिजिक्स में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो फिजिक्स में आप 6 से 7 घंटे, मान लो 8 घंटे भी दे दो, तो 6 से 7 घंटे जब दोगे तो फिजिक्स में कोशिश करना इन 70 डे में चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना। चैप्टर्स को कैसे डिवाइड करोगे कि 2 दिन में 1 चैप्टर रिवीजन करना है, 2 दिन में 2 चैप्टर रिवीजन करना है, या फिर 2 दिन में 4 चैप्टर रिवीजन करना है, वो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। इस तरह से करना कि 70 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस के सारे चैप्टर्स एक बार कवर हो जाए। तो अब मान लो पहले 2 दिन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन करना है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब ढूंढोगे ना, रिवीजन के टाइम जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खोलोगे तो चैप्टर में आप देखोगे जो चीज़ें आपको आ रही होगी, नज़र से देखने पर पता चल जाता है ये हमें आ जाएगा। जो चीज़ें आपको एकदम परफेक्टली आ रही होगी, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन, ये सब कोई रिवीजन करने वाली बात नहीं है। जब आप रिवीजन करोगे तो नीट लेवल के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, उनको सॉल्व करोगे। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, जैसे मान लो अब आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आप नोट्स निकालोगे, सारे नोट्स के पेज को पलट पलट के 1 घंटे तक आप पूरे नोट्स के हर लाइन को पढ़ लोगे और उसे समझ लोगे। जब एक बार आप नोट्स के या किताब के सारे लाइन को पढ़ लोगे ना, ज़्यादातर नोट्स, मैं वो नोट्स की बात कर रहा हूँ जो टीचर्स क्लास में लिखवाते हैं, वो अच्छा होता है, उसे आपको रिवीजन में लाना चाहिए। तो जब एक बार पूरे नोट्स को पढ़ लोगे तो यकीनन है कि आपका नोट्स रिवीजन एक बार हो जाएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज खोलोगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो क्वेश्चंस आपको लगता है हाँ ये नीट लेवल का है, ये हमारे काम का है, ये हमारे लिए टफ है, तो आप उन क्वेश्चंस को खोलोगे। ध्यान रखना नीट लेवल का ही क्वेश्चंस होना चाहिए, मेंस लेवल का होना चाहिए, एडवांस लेवल का नहीं होना चाहिए, जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसे आप लगता है हाँ हम जब पढ़ रहे थे, जब टीचर्स पढ़ा रहे थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटे क्वेश्चन है उसे इग्नोर कर दोगे, छोटे क्वेश्चन को आप एक बार ऐसे देख लोगे और उसे दिमाग में सॉल्व कर लोगे। बाकी जो बड़े क्वेश्चन है उनके लिए तो पेन चलाओगे, और पेन चलाते टाइम जब सॉल्व करोगे तो वही तरीका अपनाओगे जो टेस्ट पेपर में अपनाया था, यानी कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करोगे, कैलकुलेशन एररलेस करोगे, इसके बाद जो है आप उसके मतलब निकालोगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे और उसके आंसर्स भी परफेक्ट निकालोगे। पेपर सॉल्व करते जो टाइम लगाया वही इसमें भी लगाओगे, ठीक ना। तो इसके बाद आप सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद उस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसे आपको देखना है, सॉल्व कर देना है, नो डाउट। इसके बाद जो चैप्टर्स आपको लगता है बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ है इन 70 डेज में और आपसे नहीं होने वाला है, लाख कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं होगा तो आप उसे छोड़ दोगे। अब अगर मान लो आपके पास ऐसा टाइम है उसे पढ़ने का, या फिर आप टाइम निकाल सकते हो, तो आप उसे इंटरनेट से, यूट्यूब से, या फिर किसी और माध्यम से, किसी और सोर्सेज से आप उस कॉन्सेप्ट को 1 बार 2 बार पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता क्या नहीं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपको वो कॉन्सेप्ट अगर जरूरत लगता है, आपको लगता है हाँ हम समझ जाएंगे, कर लेंगे, तो आप उसे कर लो, नहीं लगता तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ये बात आप ध्यान रखना। तीसरी बात, कन्फ्यूजन। जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं या फिर जब आप रेगुलर पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो या फिर परफेक्ट तरीके से समझ नहीं पाते हो। 90% समझ गया, 10% नहीं समझ पाते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बनता है। उन सब बातों को थोड़ा ध्यान में रख करके सोचते चलोगे। आपके पास इंटरनेट रहेगा, मोबाइल रहेगा या टीचर रहेगा, तो उसे पूछते रहना, समझते रहना और उन कन्फ्यूजन को दूर करते रहना। क्योंकि कई बार होता है जहां तुम्हें कन्फ्यूजन होता है वहीं से क्वेश्चंस आ जाता है। तो जो आपने रेगुलर पढ़ाई किया है 1 साल, उस रेगुलर पढ़ाई में जो डाउट्स रह गए, जो आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो, उसे तुरंत क्लियर कर लेना, ये चीज़ जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किए तो हो सकता है वही कंफ्यूजन आगे चल करके आपको अच्छे से पेपर 9 सॉल्व करने के कारण बन सकता है। ऐसा हो सकता है जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो वहीं से सवाल आ रहा है और आप उसे नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा अगर किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर करते चलना। रिवीजन का मतलब ये होता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि सारे चैप्टर को फिर से पढ़ो, सारे क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, 2-4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे लगाओ, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता।
जो पैटर्न मैं आपको बताया हूँ यही चीज़ आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, तीनों के लिए अप्लाई करोगे, आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन होगा। क्या है, सबसे पहले सिलेबस डिवाइड कर लोगे कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और 70 डेज के अंदर आपको पूरा खत्म करना। ध्यान रखना, जिस दिन नीट का पेपर है उसके 4 दिन पहले यानी कि 65 डेज में करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी तरह से आप फिजिक्स का डिवाइड कर लोगे, केमिस्ट्री का डिवाइड कर लोगे, बायोलॉजी का डिवाइड कर लोगे और चैप्टर वाइज रिवीजन करोगे। सबसे पहले आप उनका रिवीजन करोगे जो आपको जल्दी से आ जाएगा, उसके बाद उसका रिवीजन करोगे जो मीडियम होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, उसके बाद टफेस्ट पार्ट का रिवीजन करोगे। ठीक है, तो रिवीजन का भी सारा तरीका हमने आपको बता दिया है। देखो, आपको करना है, आप चाहो तो 70 डेज में आप अपनी काया पलट सकते हो, बहुत कुछ मेहनत करके हासिल कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, जो जो चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो ना, उनके फार्मूले नोट करते रहना। ठीक है, फार्मूले नोट करते रहना, उन सारे फार्मूलों को कागज पे नोट करते रहना, क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम जाओगे ना तो वो सारे फार्मूले को लेके जाना, एक एक नज़र देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो रन करते रहेंगे, और अगर वो रन करते रहेंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वहीं से लड़ जाए। ठीक है, तो आप फार्मूले को रॉकेट की तरह याद रखोगे, जितने भी सारे फार्मूले जिस चैप्टर वाइज, हर फार्मूले को इतना बेहतरीन तरीके से याद रखोगे कि क्या उम्मीद करो, मतलब जैसे पिक्चर याद रखते हो ना कि कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे कहानियाँ याद रखते हो, गियर कब लगाना है, गियर कब दबाना है, बाइक का क्लच कब दबाना है, ये सारी बातें आप रॉकेट की तरह याद रखोगे, तब जाकर के आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप करोगे और बेहतर से बेहतर इस 70 डेज में बहुत अच्छा करके मुझे दिखाओगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, ताकि और भी लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय बाय।